जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब स्थिति। पहली बार खुला राष्ट्रपति भवन में बड़ा खेल। जजों की लिस्ट सामने आते ही बड़ा खुलासा। सरकार ने संविधान ही क्या खत्म करने का बना लिया था प्लान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर राष्ट्रपति भवन में वो कौन सा खेल चल रहा जिसकी भनक बाहर आते ही हर कोई हैरान और परेशान रह गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर के देश के कानून के विद्वान और आम जनता हैरान और परेशान। विपक्ष ये पूछने लगा कि क्या वाकई अब आधिकारिक तौर पर सब कुछ खत्म करने का सरकार का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ हुआ है और जिस बात का खुलासा राष्ट्रपति भवन के अंदर से हुआ है और बाहर आया है, उसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। दोस्तों, आप चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, उससे अलग हटके संसद में आप बार बार ये सुनते होंगे, कहते हुए विपक्षी नेताओं को सुना जाता होगा कि यह सरकार संविधान खत्म करना चाहती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने, यहां तक कि अयोध्या वाले हो, जब अयोध्या हारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के नेता और प्रत्याशी सांसद, उन्होंने क्या कहा था उनकी प्रत्याशी ने कि मोदी को 400 पार दे दीजिए, हम संविधान को बदल डालेंगे। और संघ के बारे में तो आप जानते ही, उनका एजेंडा ही शुरू में था कि हम इस संविधान को मानते नहीं। उसकी प्रतियां तक जलाई गई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को बनाया था। यहां तक कि तिरंगे को नहीं मानते क्योंकि तिरंगा उनके लिए अशुभ होता है। अपने दफ्तर पर नागपुर में करीब 50-52 वर्षों तक उन्होंने तिरंगा कभी फहराया ही नहीं था। जब मामला कोर्ट गया, किसी शख्स ने उनके दफ्तर पर जाकर तिरंगा लगा दिया और उसके बाद में हंगामा हुआ, बवाल हुआ, मारपीट हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जाकर के, जब इस पूरे मामले के बाद में एक्शन हुआ, तब जाकर के पहली बार उन्होंने तिरंगा फहराया था। यह इतिहास है इनका। तो क्या राष्ट्रपति भवन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ चारों तरफ धराशायी होने के पराकाष्ठा के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको 2-3 सनसनीखेज बिंदु आपको बताए हैं। उसी में से एक आपको याद है ना, करीब 1 महीने पहले जस्टिस यशवंत वर्मा, अब इन पर मैं आगे बताता हूं कि हुआ क्या, जो इस्तीफा दे चुके हैं। मगर दोस्तों, एक और सवाल मेरे जहन में है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो पैसों का ढेर मिला था, वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी मजबूत और बड़े शख्स के पैसे थे। दरअसल मेरे सामने एक लिस्ट आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की 2 लिस्ट आई जजेस की। और जजेस की उन दोनों लिस्टों को देख करके मैं चौंक गया। अब जब दोस्तों इस लिस्ट को मैंने देखा, तो इस लिस्ट के देखने के बाद मैं हैरान रह गया। आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच में 13 जजेस हैं। हालांकि इस लिस्ट में शायद कुछ नाम आखिर के कट रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट जो है अगली, वो लखनऊ बेंच की, उसमें भी 13 है। 28 जज करीबन लखनऊ बेंच में होते हैं और कहीं ज़्यादा, 28 से कहीं ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसमें आप देखिए 3rd नंबर को। 3rd नंबर आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस में, लखनऊ बेंच वाले में नहीं। 3रे नंबर पर जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम है। जस्टिस यशवंत वर्मा ये वही जस्टिस हैं जो 1 महीने पहले, आज 9 मई है, 9 अप्रैल को इन्होंने दे दिया था अपने पद से इस्तीफा, क्योंकि इनके खिलाफ में महाभियोग आ रहा था। अब जहन में रखिए, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को, जिनसे इस्तीफा लिया गया था, उन्होंने कई सारी चीजें कही थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी उन्होंने एक बात कही थी, सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कि जब एक जज के खिलाफ में मामला यह सब आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट खामोश रहता है। उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो पैसा किसी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए बड़े शख्स का था। क्योंकि दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस जजेस की लिस्ट में 13 जजेस की, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम है। 1 महीना पहले इस्तीफा दे चुके हैं। और नियम यह कहता है कि जिस दिन इस्तीफा दिया जाता है, उसी दिन से उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है, या फिर जब वो लिखते हैं कि फलाने तारीख से मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए, या तत्काल प्रभाव लिखते हैं तो उसी दिन से हो जाता है। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से लिखा था। एक और चीज जहन में रखिए कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किस तौर पर उनके खिलाफ महाभियोग की बात होती रही। सेशन निकलते चले गए,
लेकिन सरकार महाभियोग नहीं लेकर के आई, बचाती रही उनको। और इस बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि सरकार महिला आरक्षण कानून लेकर के आई उस पर चर्चा संशोधन के लिए, लेकिन महाभियोग वाला लेकर के नहीं आई सरकार। अब दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा 9 अप्रैल को हुआ, 9 तारीख को ही उनको हटना था। क्या राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है? क्या राष्ट्रपति के जरिए उनको बचाए जाने की कोशिश की जा रही? क्योंकि राष्ट्रपति शपथ ही इस्तीफा मंजूर करते हैं। वो अभी भी हाईकोर्ट के जज बने हुए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। और उससे पहले भी जब पैसों का ढेर मिला था, उनके घर पर आग लगी थी, वहां पर जाकर के फायर ब्रिगेड की टीम ने, मीडिया में वो नोट की गड्डियां आ गई थी। शायद मीडिया में नोट की गड्डियां वो दिखाई नहीं गई होती तो शायद ये पूरा मामला बाहर भी नहीं आता। अभी भी हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर जजों की सूची में उनका नाम 3रे नंबर पर है। और उनसे पहले जस्टिस MSC त्रिपाठी, अरिंदम सिन्हा, रंजन राय के नाम है। इसलिए ऐसा क्योंकि जाहिर तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक हाईकोर्ट जज के पद से जस्टिस वर्मा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया है। ये वही द्रौपदी मुर्मू हैं जिनके कई सारे वक्तव्य आपको हैरान करते होंगे, लेकिन यहां पर संविधान के रखवाले के तौर पर उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। ये वही द्रौपदी मुर्मू हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो कि संविधान का कस्टोडियल है, कि साहब तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि साहब हमने राज्यपाल के पास में बिल भेजे हैं हस्ताक्षर होने के लिए, लेकिन लटका के रखा हुआ साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी कि 6 महीने के भीतर भीतर राज्यपाल को उस फाइल को या तो लौटानी होगी या तो उस पर हाँ या ना कहना होगा, और राष्ट्रपति के लिए भी डेडलाइन दी। भड़क गई थी राष्ट्रपति कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप कुछ भी कीजिए, आप पर कोई सवाल ना उठाए। दोस्तों, हमारे देश का संविधान तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाने का नियमों के हिसाब से अधिकार देता है। लेकिन यहां पर एक जज ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अभी तक उसको जज बनाए रखा गया है। 1 महीना हो चुके हैं, ठीक 1 महीना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो पैसा किसी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए बड़े आदमी का था। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कह दिया था कि तत्काल प्रभाव से मैं अपने पद से हट रहा हूं। दुख व्यक्त किया था कैश बरामदगी को लेकर के चल रहे विवाद की वजह से। 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा था कि हालांकि मैं आपके गरिमाई कार्यकाल पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता जिनकी वजह से मुझे यह पत्र सौंपना पड़ा, फिर भी मैं गहरे दुख के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। तो कौन बचा रहा है उस जज को? और वो भी राष्ट्रपति भवन के अंदर, जो जजेस की लिस्ट है राष्ट्रपति भवन के जरिए, राष्ट्रपति के जरिए। जबकि दोस्तों नियम देखिए, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार कोई जज उस समय अपने पद पर नहीं रहता जब वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हाथ से रिजाइन लेटर भेज देते हैं अपने हाथ से, और खुद पद से इस्तीफा देने के कंफर्मेशन देता है। 15 फरवरी 1978 को गोपाल चंद्र मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी जज का इस्तीफा कैसे प्रभावी होता है। आपको बताएं कि जब कोई जज इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजता है तो पीठ इस बात पर एकमत थी कि एक बार जब कोई जज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजता है तो यह मान लिया जाता है कि वो अब जज नहीं रहा। इस मामले में जज ने अपने इस्तीफे के प्रभावी होने के लिए एक भविष्य की तारीख तय की थी, और उस तारीख के आने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, पहले हो चुका था। यानी कि जज ने अगर इस्तीफा दिया तो एक तारीख तय कर दी कि अगले महीने के फलाने तारीख को, लेकिन उससे पहले अगर इस्तीफा वापस ले लिया तो ठीक है, इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला दिया था कि चूंकि इस्तीफा भविष्य की तारीख के लिए था, इसलिए जज को तय तारीख से पहले उन्हें वापस लेने का पूरा अधिकार था। लेकिन जस्टिस वर्मा ने तो कहा था तत्काल प्रभाव से, कोई तारीख भी नहीं दी थी। लेकिन कौन बचा रहा है जस्टिस वर्मा को? क्या यह डर है कि जगदीप धनखड़ की तरह बाद में ये आकर के पत्ते खोल देंगे कि साहब मैंने इस्तीफा थोड़ी दिया था, वो इस्तीफा कैसे हुआ था? कुछ इस किस्म की बातें वो कहेंगे जिससे लोगों में संदेह पैदा होगा। क्या जस्टिस वर्मा को लेकर ऐसा संदेह सत्ता पक्ष के लोगों को है कि अगर ये हट गए और बाद में 1 साल के बाद कुछ मुंह खोला तो लोगों में क्रेडिबिलिटी क्या होगी? अब आपको बताएं कि इसके विपरीत जस्टिस वर्मा इस्तीफा इनका स्पष्ट था, तत्काल प्रभाव जैसे शब्द था। 217(1) के प्रावधानों के अनुसार जिस क्षण राष्ट्रपति को उनका तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने वाला पत्र प्राप्त हुआ, उसी क्षण वो हाईकोर्ट के जज नहीं रहे। पिछले साल अपने आवास पर लगी आग के बाद ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से सामने आया और हमने आपको दिखाया था, मगर अभी भी उनका नाम है, अभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। तो क्या उनको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है? ठीक वैसे ही जैसे जस्टिस शेखर को बचाया गया, जिसने कहा था कि यह देश
बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के हिसाब से रहना होगा। मुस्लिम क्रूर होते हैं, अपने बच्चों को क्रूरता सिखाते हैं, बलि दे करके, उनको दिखा करके। और जस्टिस शेखर का क्या हुआ था? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, बड़ी शान के साथ में रिटायर हुआ। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को भी कार्यकाल पूरा करने के लिए समय दिया जा रहा है, इसीलिए उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया? कहां गई अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा दी थी कि साहब राज्यपाल को राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना फैसला दे, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार का वो कानून है, तब तो बड़ी तमतमाहट के साथ में उन्होंने फौरन कई सारे सवालों की एक लिस्ट भेज दी थी सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर कि आप कैसे कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि संसद है। वफ कानून, कई कानूनों में फैसले के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, बीजेपी के लोगों ने, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्टा है। आज कहां है द्रौपदी मुर्मू साहिबा? आप तो इस देश की फर्स्ट लेडी हैं, आप तो इस देश के राष्ट्रपति हैं, माननीय हैं। क्यों नहीं आपको इस बात पर चिंता हो रही है? कौन रोक रहा है आपको? इसीलिए लोग कह रहे हैं क्या संविधान को खत्म करने के लिए एक तो एग्जाम्पल बाहर आ गया, खत्म करने के लिए कोई दूसरे षड्यंत्र भी चल रहे हैं? अगर राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो जाए, वैसे भी राष्ट्रपति सरकार के अधीन ही होता है, सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट वे में सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति को करना होता है। लेकिन कुछ तो आंखों में पानी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।